Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is capital structure, and this topic is also related to financial management, that is chapter 9, right? So in chapter 9 till now we have covered the topic meaning of financial management, the decisions taken by financial manager, that is 3 decision he is taking: investment decision, financing decision and dividend decision. And after that we have discussed about that financial planning, the importance and the objective of financial planning. Now the next topic is capital structure, which is very important and interesting also, right? So let's get started. कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स किसी भी कंपनी का जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसमें कितना बोरोड फंड है और कितना ओनर्स फंड है. सो दैट प्रपोर्शन ऑफ बोरोड एंड ओनर्स फंड इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. उस पर्टिकुलर प्रपोर्शन को, रेशियो को, डेट और इक्विटी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट. तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया? डेट अपॉन इक्विटी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, राइट. यानी कि ओवरऑल टोटल कैपिटल में आपकी डेट कितनी है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज किसे बोलते हैं? द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल में आपका बोरोड फंड कितना है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज, राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते वक्त कि हमारी कंपनी में डेट ज़्यादा होनी चाहिए या हमारी कंपनी में ओनर्स फंड ज़्यादा होना चाहिए, इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए, तो व्हाट फैक्टर वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हाइल डिसाइडिंग दिस कैपिटल स्ट्रक्चर. सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो. फर्स्ट वन इज़ कैश फ्लो पोजीशन. आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है फर्म की? अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है फर्म की, तो आप क्या कर सकते हैं? डेट ले सकते हैं, बाहर से बोरो कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास यू हैव समथिंग एट योर बैक. आपके पास कुछ है. अगर मान लीजिए इफ़ योर बिजनेस विल डाउन और समथिंग लाइक दैट, कि आपका बिजनेस बंद हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो it means you have sufficient fund available with you so that you can pay off your liabilities. आपके पास इतना sufficient fund होगा कि आप अपनी liabilities को pay off कर पाएँ. जो भी आपने बाहर से पैसा लिया है उसको आप pay off कर पाएँ. तो हमेशा कैश फ्लो पोजीशन देखनी चाहिए अपनी, कि अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, तो आप क्या करेंगे? बाहर से पैसा उठा सकते हैं. अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप हमेशा अपना ही पैसा लगाइए, क्योंकि अगर जितना भी डूबेगा वो हमारा ही डूबेगा. वी डोंट वांट एनी लाइबिलिटी ऑन आवर शोल्डर दैट हमें रीपे बैक करना है, ये है वो है. हमारे पास पैसा पहले से ही बहुत कम है और बाहर से पैसा ले लेंगे तो एक लाइबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है हमारे ऊपर, ठीक है. नेक्स्ट इज रिस्क कंसिड्रेशन. हमें रिस्क फैक्टर भी देखना है. अगर रिस्क ज़्यादा है, जिस भी चीज़ में रिस्क ज़्यादा होगा उसको हम चूज़ नहीं करेंगे. लाइक डेट है, डेट में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है हमको, तो हम, और हमें इक्विटी थोड़ा सस्ता लग रहा है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे, और रिस्क जिस पे ज़्यादा लगेगा हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम साथ साथ समझेंगे. मान लीजिए आपने कहीं से बाहर से पैसा लिया किसी से, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ कहीं बाहर से लिया, और लेने के बाद आपको विद इन 10 मंथ्स या 1 ईयर इसका पेमेंट करना है इंटरेस्ट का. इसका आपको 10% या 2% आपको इंटरेस्ट देना है पर मंथ. आपने क्या किया? बिकॉज आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आप जल्दी जल्दी ये चाहेंगे कि मेरा जो लोन है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो जल्दी जल्दी मैं उसको कवर कर पाऊँ. तो अगर आप जल्दी जल्दी अपने इंटरेस्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है. हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है आपका? ज़्यादा है. तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? कि आप बाहर से पैसा ले सकते हैं. और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है तो आप बाहर से पैसा मत लीजिए, हमेशा अपना पैसा लगाइए. नेक्स्ट इज़ डेट सर्विस कवरेज रेशियो. डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हम ये देखते हैं कि जो आपने पैसा लिया है, अब भाई इंटरेस्ट के साथ साथ हमको इस पैसे को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा. जो 1 लाख है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, राइट. अब हम कैसे कम करेंगे? उसको भी हमें, उसका भी साथ साथ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है. लाइक 1 लाख रुपीज़ हम मतलब 10,000 रुपीज़ हम पर मंथ पे करें, तो हो सकता है हमारा विद इन 10 मंथ्स
जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे कर पाएँ हम। तो इसका कहने का मतलब है अगर आप 10,000 से भी ज़्यादा करें, लाइक 20,000, किसी महीने आपने 20,000 दे दिया, किसी महीने आपने 30,000 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड है, बहुत अच्छी है। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, इसका मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छा है। तो हायर द डेट सर्विस कवरेज रेशियो मीन्स हाई डेट और बोरोड फंड यू कैन टेक फ्रॉम आउटसाइड। आप ज़्यादा बोरोड फंड बाहर से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। आपको ये भी देखना है कि बाहर से हम जो पैसा उठा रहे हैं उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम उसको नहीं लेंगे, अगर कॉस्ट कम आ रही है दैन ओनली वी कैन कंसिडर द डेट। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में हम ये देखते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है इशूइंग कॉस्ट। तो अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जैसे इशूइंग कॉस्ट, इशू क्या करेंगे हम, शेयर इशू करेंगे। अब शेयर इशू करने में आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, राइट। आपकी प्रिंटिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट। आपको अंडरराइटर्स को हो सकता है कमीशन भी देना पड़े। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फ्लोटेशन कॉस्ट है। अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है एंड इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट फ्लोटेशन कॉस्ट देन यू कैन ऑप्ट फॉर बोरोड फंड, अदरवाइज इक्विटी शेयर्स ठीक है, ठीक है। अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं चाहते हैं तो आप डेट को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि बोरोड फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स रेट। अगर आपका टैक्स रेट बहुत हाई है, अगर आपको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, डेट ले लेंगे बाहर से, बोरोड फंड ले लेते हैं। हाई टैक्स रेट में बोरोड फंड लेते हैं। अब इसका एक रीज़न होता है जो हमें आगे भी पढ़ना है। देखिए, जो आपका डेट हम बाहर से इसलिए लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का कहीं से लोन लिया, ठीक है, और आपने इस 10 लाख से प्रॉफिट अर्न किया। मान लीजिए आपने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। अब इस 1 लाख प्रॉफिट आपने, देखिए दूसरे का पैसा था, हमने उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया, हमें प्रॉफिट अर्न हुआ कितना, इतना। ये हमने बाहर से क्या किया है, डेट लिया है, और इस डेट पर मुझे 10% या 20% इंटरेस्ट देनी है, ठीक है। तो मुझे इस पर 20% इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। तो ये जो 20% होगा, इसको निकालने के बाद, यानी कि जो भी इसका 20% होगा उसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी मुझे टैक्स उस पर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यही पैसा मैंने अपना लगाया होता तो मैं पूरे 1 लाख के ऊपर क्या देती, इंटरेस्ट देती। लेकिन अब मैं इंटरेस्ट कितने पर दूंगी, 1 लाख में से जो मैंने बाहर से पैसा लिया उसकी इंटरेस्ट को माइनस करूंगी और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस पर टैक्स दूंगी। तो विच इज़ प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगा मेरे लिए, बिकॉज मुझे सारे पैसे पर, जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया उस सारे पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। मुझे टैक्स किस पर देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट, मैंने किसी से बाहर से पैसा लिया उसकी इंटरेस्ट हटाकर जो पैसा बचेगा उस पर मैं टैक्स दूंगी। अगर सारा पैसा मेरा अपना ही लग रहा होता तो मुझे उस पूरे पैसे पर, जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया है उस पूरे पैसे पर मुझे टैक्स देना पड़ता। ये अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, बाद में मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, उससे इट विल बी मोर क्लियर। तो टैक्स रेट आपके पास इतना समझ लीजिए, जब टैक्स रेट हाई हो तो हमें बाहर से पैसा लेना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, राइट। नेक्स्ट इज कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा कंट्रोल आपका ही बना रहे बिजनेस के ऊपर, देन व्हाट विल यू डू, यू कैन इशू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस पर पूरा कंट्रोल बना रहे तो आप क्या करेंगे, बोरोड फंड ला सकते हैं बाहर से, क्योंकि अगर आप और ज़्यादा इक्विटी इशू करेंगे तो उससे क्या होगा, द मोर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल कम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे, और अब पहले 10 लोग मिलकर डिसीजन लिया करते थे, अब 10 लोग और आ गए तो अब 20 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इफ़ यू डोंट वांट टू डाइल्यूट द कंट्रोल देन यू कैन ऑप्ट फॉर बोरोड फंड, राइट। तो ये फैक्टर्स हैं। एक होता है आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कि आपका स्टॉक मार्केट क्या कह रहा है। स्टॉक मार्केट में 2 टाइम पीरियड होते हैं, बूम पीरियड एंड रिसेशन पीरियड। बूम पीरियड को हम बुलिश पीरियड भी बोलते हैं और रिसेशन को बियरिश पीरियड भी बोलते हैं, बुलिश एंड बियरिश। बुलिश पीरियड में शेयर के प्राइस बहुत हाई होते हैं, तो हमेशा हमें शेयर उसी टाइम पर इशू करने चाहिए व्हेन देयर इज़ बुलिश पीरियड इन द मार्केट। और अगर स्टॉक मार्केट, जो आपका मार्केट रिएक्शन है वो कैसा है, बियरिश है, यानी कि रिसेशन का टाइम चल रहा है, शेयर के प्राइस कम है,
डाउन चल रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बाहर से पैसा बोरो करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमको कंसीडर करना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में स्पेशली हमें ये देखते हैं कि जो भी पैसा हमने लगाया है बिजनेस में, तो हमें उसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है या नहीं। तो ROI जो होता है, ROI हमें ये ROI हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है इसमें कि ROI शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से ROI कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए हमने कहीं से पैसा लिया, मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही हूँ, तो मुझे वहाँ पर कितना % रिटर्न मिल रहा है, 10% तो रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मुझे ROI कितना पे करना पड़ रहा है, 8%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ रहा है 8%। तो अभी भी मुझे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर ROI होता 10% और ये होता 12%, तो क्या होता, यानी कि मैं इंटरेस्ट तो ज़्यादा पे कर रही हूँ, मैंने जहाँ से पैसा लिया है वहाँ पर इंटरेस्ट तो मैं ज़्यादा पे कर रही हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो उस केस में मैं कहूँगी मैं अपने लॉस में हूँ। तो हमें ROI को बहुत कंसीडर करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर कर चलना है। तो इससे क्या होता है, अगर आपका ROI ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, राइट, तो हमारी जो EPS होती है, EPS अर्निंग पर शेयर, इसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर आप कितना अर्न कर रहे हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स अर्न करते हैं, यानी कि प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस। तो आपकी EPS क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से शो करके बताऊंगी कि ROI को हमें कैसे देखना होता है कि ROI ज़्यादा है या कम है। और दूसरी चीज़, टैक्स रेट हमें बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करती है, हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे इसको, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ आपको, ये बुक से करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सिचुएशन 1, टोटल कैपिटल 25 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, राइट। इसमें 2,50,000 के शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। उसके बाद डेट या लोन हमने बाहर से कुछ भी नहीं लिया है, हमने बाहर से कोई लोन ही नहीं लिया है पहली कंडीशन में। टैक्स रेट कितना पे करना पड़ रहा है, 30%। और EBIT यानी कि जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ना तो हमने इंटरेस्ट पे किया है ना टैक्स पे किया है, टोटल जो प्रॉफिट हमें अर्न हुआ है वो कितना हुआ है, 6 लाख का, ठीक है। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन कहती है हमसे टोटल कैपिटल तो कितना है आपका, 25 लाख। उसके बाद इक्विटी कैपिटल कितनी है, 2 लाख, यानी कि 20 लाख, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। लोन हमने यहाँ पर लिया हुआ, देखिए फर्स्ट केस में हमने कोई लोन नहीं लिया था, सेकंड केस में हमने लोन लिया हुआ है 5 लाख का, जिस पर हमें इंटरेस्ट देनी है 10% पर एनम। टैक्स रेट सेम ही है, 30% और 30%। EBIT हमारा सेम है, हमारे पास प्रॉफिट कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है, 6 लाख का। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, टोटल कैपिटल 25 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, लोन हमने पहले कितना लिया था, 5 लाख का, अब हमने लिया है 10 लाख का, यानी कि डबल कर दिया लोन को। इंटरेस्ट ऑन डेट 10%, पहले भी 10% दे रहे थे, टैक्स रेट 30% और EBIT यानी कि प्रॉफिट 6 लाख। अब ये देखिए प्रॉफिट तीनों केसेस में हमें 6 लाख का हो रहा है। अब हम आपको ये शो करेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से कि प्रॉफिट सेम होने के बाद भी मेरे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में किस सिचुएशन में रहेंगे, किस सिचुएशन में रहेंगे अभी बता देती हूँ, थर्ड सिचुएशन में रहेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, जितना ज़्यादा बाहर से पैसा ले रहे हैं आप, मैंने 10 लाख लिया है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा मेरे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल इस कंडीशन में रहेंगे, और इसी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। इसका सोल्यूशन कर कर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है शेयर कैपिटल, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए सिचुएशन 1 दे रखी है हमें, 25 लाख लिया था हम लोगों ने बाहर से, यहाँ पर शेयर कैपिटल 25 लाख की थी, यहाँ पर शेयर कैपिटल यहाँ 20 लाख की और यहाँ 15 लाख की, ठीक है। फिर हमने लोन लिया था, लोन पर जो इंटरेस्ट थी वो 10% थी, तो हमने फर्स्ट सिचुएशन में तो कोई लोन लिया ही नहीं था। सेकंड सिचुएशन में हमने 5 लाख का लोन लिया था और थर्ड सिचुएशन में हमने 10 लाख का लोन लिया था, राइट। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 25 लाख, 25 लाख एंड 25 लाख, तीनों केसेस में हमारी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 25 लाख हो गई। अब
हमारी फर्स्ट सिचुएशन में जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, तीनों सिचुएशन में हमें 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था। उस प्रॉफिट पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो टैक्स का पेमेंट बाद में किया जाता है, सबसे पहले पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट का। अगर आपने बाहर से किसी से पैसा लोन लिया है तो सबसे पहले आप उसका इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर हम टैक्स लगाकर पे करते हैं। तो देखिए 10% इंटरेस्ट था, तो 10% इंटरेस्ट था फर्स्ट सिचुएशन में, तो हमने कोई लोन लिया ही नहीं था तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरी सिचुएशन में हमने लोन लिया था 5 लाख का, जिसका 10% हो गया 50,000, यानी कि हमें 50,000 कितना देना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है अपने क्रेडिटर को। वो कर दिया भाई हमने। उसके बाद 10 लाख का हमने लिया था लोन, तो उस पर 10% हो गया आपका 1 लाख, तो 1 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे। अब हमारे पास जो ईबीटी बचेगा, ईबीटी मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स पे करने से पहले आपको कितना प्रॉफिट है, तो 6 लाख, 5 लाख 50,000 एंड 5 लाख, राइट। तो हमारे पास ये माइनस कर देंगे ना, इसमें से 6 में से 1 लाख जाएगा तो 5 लाख, 6 लाख में से अगर हम 50,000 को डिडक्ट करते हैं तो 5 लाख 50,000 और ये 6 लाख। अब आप देखिए हम टैक्स पे करेंगे यहाँ पर तो पूरी 6 लाख की अमाउंट पर, क्योंकि हमने पैसा बाहर से नहीं लिया था, सारा पैसा हमारा लगा हुआ था, तो हम पूरे 6 लाख पर 30% निकाल देंगे, दैट इज़ 1,80,000। वैसे ही हम 5,50,000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,65,000। ऐसे ही हम निकालेंगे 1,50,000 5 लाख का 30%, दैट इज़ 1,50,000। ठीक है, ये हमारी निकल कर अमाउंट आ गई। और हमने जब इसको डिडक्ट किया तो हमारे पास जो EAT बचा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद जो हमारी अर्निंग हो गई वो रह गई 4,20,000, 3,85,000 एंड 3,50,000, राइट। ये हमारी क्या रह गई, अर्निंग रह गई। अब हमें क्या करना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है कि पर शेयर होल्डर की, जो शेयर होल्डर कंपनी में शेयर्स लगाए हुए हैं, हमें उनको कितना डिविडेंड पे करना है, उनकी अर्निंग पर शेयर कितनी निकल कर आएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए EAT क्या है हमारा, 4,20,000, और आपका जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे वो थे, देखिए पीछे दिखा देती हूँ मैं आपको, 2,50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। ठीक है, तो हम 2,50,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1.68। ठीक है, ये 1.68 आ गया हमारा। दूसरा 3,85,000 हमारा EAT था और हमारे 2 लाख शेयर्स थे, तो डिवाइड करेंगे तो 1.92। एंड द थर्ड वन इज 3,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 शेयर्स थे, तो ये हो जाएगा 2.33। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम EPS कहाँ आया, जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा लोन लिया था। लोन कहाँ लिया था हमने सबसे ज़्यादा, थर्ड सिचुएशन में 10 लाख का लोन लिया था। अब देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को हुआ जिन्होंने बाहर से सबसे ज़्यादा, जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा बाहर से लोन लिया था, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी बाहर से ज़्यादा लोन लेती है उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, EPS जो होती है, EPS विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेट ओनली। और कब होगी, व्हेन ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, जब ROI किससे ज़्यादा होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब हम ROI निकाल कर देख लेते हैं। ROI का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROI का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये। ठीक है, EBIT कितनी है हमारी, 6 लाख है, हमें 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी, 25 लाख, 25 लाख इंटू 100, ये हो गया आपका 24%। 24% क्या आ गई हमारी, ROI आ गई। और हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है, 10% पे करना है। तो 10% कैसा हो गया, कम हो गया, 24% ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी हमें 14% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ROI कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, जबकि कॉस्ट ऑफ डेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, कम है। ठीक है, और इसी के कारण हमारा जो डेट है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा ROI ज़्यादा है तो हम बाहर से पैसा और ज़्यादा ले सकते हैं, और इस केस में ही सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द सिचुएशंस जिसमें हम EPS को बढ़ाना घटाना बताया, एंड दिस इज़ एज सिंपल एज दिस कंसेप्ट, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हम इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं।
ठीक है. So this is sufficient for today, and in the next video we will discuss about factors affecting fixed capital and working capital. Till then, goodbye.